मैं इन बच्चों से, आज के बच्चों से यही कहूँगा, शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी आप सफल होगे, तभी आप अपने अधिकारों को लागू कराओगे। अगर बिछड़ोगे, पढ़ो लिखोगे नहीं, संगठित नहीं रहोगे, तो आप उसी जो आज से 100 साल पहले, 150 साल और मैं ज़्यादा भाई नेता तो नहीं, भाई भाषण वगैरह देने का ठीक है, लेकिन ये है, फिर एक नारा लगा दो, जय भीम, जय भीम, जय भीम। उपलब्धियां दिलवाने के लिए पहला श्रेय उनकी माता जी को जाता है और दूसरा श्रेय बाबा साहब की महान बुआ मीरा जी को जाता है, जिन्होंने बालक भीम का पालन पोषण किया और माता भीमाबाई की तनिक भी याद नहीं आने दी। उन्हें माता के रूप में बुआ ने भरपूर लाड प्यार दिया। यहाँ पर बाबा साहब के बचपन की एक बात, मोटे झगड़े भी करते थे तो माँ गुस्से से उन्हें पीटती, पर बुआ काफी लाड प्यार करती थी। बुआ तो खैर हम सभी की या जो भी है वो सभी की मतलब लाड प्यार करती है, पर जो ये बुआ मीरा जी थी, इनका बाबा साहब पर काफी प्रभाव रहा। पिताजी जितना लाड करते उतना कभी गुस्सा भी करते थे, और इन सब में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब के पिता रामजी सकपाल का था, जिन्होंने अपने लाडले भीम को प्यार के साथ साथ सैनिक के पुत्र के रूप में अनुशासन भरा जीवन जीने के लिए भी हमेशा प्रेरित किया, क्योंकि बाबा साहब के पिता मिलिट्री सेना में सैनिक के पद से लेकर सूबेदार के पद पर कार्यरत रहे थे। देखिए, ये सभी बातें तो बाबा साहब के बारे में होती रहेंगी। अभी मैं आपके सामने हमारे भाई साहब जिले सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। भाई जिले सिंह। सभा में आए हुए सबको हेलो हेलो, बच्चों को, जवानों को जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं ज़्यादा तो भीमराव जी के बारे में भाई जी ने बताया है नहीं बता सकता, पर मेरा कहने का मतलब यही है कि बाबा साहब का सबसे पहला लेवल हमारे बीच में शिक्षित होने का था। शिक्षित हमें होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित होंगे तो हम किसी भी जगह में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। मेरा कहने का भाव ये है, अब हमारे लिए जैसा जैसा बीच बीच में हमें अवगत कराया जा रहा है कि हमें ये भावनाओं से लोग देखते थे, उस टाइम में भी ऐसे बहुत सारे आदमी थे जिन्होंने बाबा साहब की बहुत सारी मदद करी, और बाबा साहब जैसे जैसे अपने समय में हमें बताते रहे, वो भी हमारे सामने हाजिर हैगा। बाबा साहब को उस टाइम पे भी लोगों ने पैसा भी दिया है पढ़ने के लिए, प्यार भी दिया है और उनका सम्मान भी किया है। जैसे कहने के भाव में आता है, जब बाबा साहब विदेश से पढ़ कर के आए तो उन्हें उन पंडित समाज से दूर से पानी पिलाने का कार्य किया गया। तो पंडित साहब के घरवाली ने ये कहा कि भाई पंडित जी को कि आपने बहुत गलत किया है, ये पढ़ा लिखा आदमी है और पढ़े लिखे के नाते हमने इसकी एक किस्म से बेइज्जती करी है। पंडित जी का भाव था अब भाई ये दलित समाज से हैं, दलित समाज का होने के नाते उसे दूर से पानी पिलाने का कार्य उन्होंने किया। लेकिन वही उलट करके दूसरी तरफ आ गई, उसके घरवाली ने, पंडित जी की घरवाली ने ये कहा नहीं, मैं अपनी लड़की की शादी किससे करूँगी। तो उन्होंने पंडित जी की लड़की जो थी उसकी शादी बाबा साहब जी की उसमें की गई।
तो मेरा कहने का भाव ये है कि हर समय हमारे यहाँ बीच में देखा गया है अब के बहुत सारे आदमी हमारे समाज से या उससे बाबा साहब से एक किस्म से नफरत करते हैं, जबकि बाबा साहब पूरे देश का था और हमें चाहिए कि पूरा देश इसको मिलकर के इस दिन 14 अप्रैल को ज़रूर याद करने की भावना बनाएं। इसी के साथ मैं अपना जो है छोटा सा आपको देता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत। आसन ग्रहण करें और या तो बाबा साहब के जीवन से शिक्षा ले या फिर अपने विचार व्यक्त करें। कृपया आप सभी जी का रामजी सकपाल जी का इस दौरान रामजी सकपाल जी ने भीम को कभी भी मारा पीटा नहीं था। वे केवल उन्हें प्यार से अनुशासनात्मक ढंग से केवल डांटते फटकारते थे। तो बाबा साहब के पिताजी एक मिलिट्री स्कूल में प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद तनख्वाह कम, जिम्मेदारी ज़्यादा। रामजी सकपाल जी ने रिटायरमेंट के बाद महाराष्ट्र के ही सतारा शहर में एक सैनिक स्कूल में ही नौकरी ढूंढ ली थी, जिस स्कूल में भीम ने प्राइमरी तक की शिक्षा हासिल की थी। कुछ ही दिनों बाद पिताजी की यह नौकरी भी समाप्त हो गई। ऐसी परिस्थिति में सतारा शहर में रहना संभव न था। तब बाबा साहब के पिता बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई के परेल क्षेत्र में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। ये सब बातें तो बाबा साहब के जीवन से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा, लेकिन इसी बीच हमारे सामने मैं आपको एक छोटी सी बालिका को आमंत्रित कर रहा हूँ, रौनक। नमस्कार, मेरा नाम रौनक है और आज मैं आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं। आज का दिन सिर्फ एक जयंती ही नहीं है, यह समानता, न्याय और का दिन भी है। और आज मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताने वाली हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित और जनजाति लोगों के लिए काम किया और उनके खिलाफ खड़े भी हुए, मतलब उनके खिलाफ खड़े हुए। रुको बैठो। अभी मैं आपके सामने हमारे चाचा श्रीमान कृष्ण जी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। नहीं चाचा, ये तो गलत बात है। जय भीम, जय भारत। तो ये आज का दिन है, हमारे समाज के लिए हमारे सभी परंपराओं को तोड़ते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और शिक्षित, संगठित और इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये अपना कार्य हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे कि वो मान सके कि हम अपने सही रास्ते पे बताए हुए बाबा साहब के रास्ते पे जा रहे हैं और इसी रास्ते को अपनाते हुए हमें हर कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। तो उन्हीं कठिनाइयों को काटते हुए हर पल हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो कार्य हमें दिया गया है वह सुनिश्चित हो या ना हो। मैं इतना ही कहूँगा। अभी सभी वक्ताओं को बोलने का टाइम दिया जाए। जय भीम, जय भारत, जय भारत। ने सतारा शहर में एक छोटा सा एक बस्ती जनसंख्या के हिसाब से बहुत अधिक घनी थी,
ज़्यादातर गरीब दलित लोग ही वहाँ रहते थे। शाम को शोर शराबा अधिक होता था, माहौल ठीक नहीं था, घर में मेंबर भी 6 थे। इसी दौरान रामजी सकपाल के दिमाग में एक ही बात खटकती थी, वह थी बालक भीम की पढ़ाई, अच्छी शिक्षा और उनको अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए। अभी इन सब पहलुओं को तो मैं धीरे धीरे आप सबके सामने व्यक्त करूंगा ही। मैं आपके सामने हमारे बीच मौजूद भाई अनिल जी बैठे हुए हैं, मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया वो भी अपने विचार व्यक्त करें। भाई अनिल जी, ये एक बार सारे अंदर आ जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है। जो भी बाहर बैठे हुए हैं एक बार सारे अंदर आ जाओ प्लीज। संविधान शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में जाफरपुर चौपाल के प्रांगण में उपस्थित मेरे देवतुल्य बुजुर्गों, मेरी माता शक्ति, प्यारे बच्चों व नौजवान साथियों, मैं आप सभी के सामने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विषय पे कुछ बातें रखूंगा जो कि बहुत लोगों को, आपको भी ज्ञान होगा, हम सभी को पता है, कुछ को नहीं होगा। सबसे पहले आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 14 अप्रैल 1891 इंदौर के पास महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म रामजी सकपाल और भीमाबाई जी की 14वीं संतान के रूप में हुआ। बेसिकली वो मध्य प्रदेश के ना होके उनका जन्म जो पैतृक रत्नागिरी महाराष्ट्र में उनका अपना जो पैतृक घर है उनका। साथियों, 14वीं संतान के रूप में इन्होंने जन्म लिया और जब ये पढ़ाई करने के लिए समय इनका आया तो प्राइमरी शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने इनके एडमिशन के लिए निवेदन किया। तो वो दौर ऐसा था कि हम लोगों को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं था। वो दौर ऐसा था कि हमारी ऐसी पोजीशन थी कि जिस तरफ की हवा चलती थी हमें उस हवा के विपरीत खड़ा होना पड़ता था और उनको एडमिशन के लिए रखा तो सभी दलित समाज से। साथियों, पिताजी बहुत विचलित हुए इस विषय को लेकर कि यार बेटा कहता हूँ लेकिन इस स्कूल की 5 शर्तें होंगी जिनको इन्होंने फॉलो करना पड़ेगा। अब छोटे बच्चे को ये शर्तें रख दी सामने और शर्तें क्या थी कि सबसे पहले तो ये क्लास में आम बच्चों से 10 फीट दूर बैठेगा। सेकंड ये थी कि ब्लैक बोर्ड को ये हाथ नहीं लगाएगा। थर्ड ये थी कि अपने हाथ से ये पानी नहीं पिएगा, इसको स्कूल का चपरासी पानी पिलाएगा, अगर उसकी छुट्टी होगी तो ये बगैर पानी के रहेगा सारा दिन। और फोर्थ ये थी कि ये बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, इन बच्चों के साथ या आम बच्चों के साथ ये नहीं खेलेगा। और फिफ्थ ये थी कि स्कूल में जब भी ये आएगा तो हमें सभी को पता है कि जो 50+ के लोग हैं कि पहले डेस्क वगैरह नहीं थे स्कूलों में, फर्श हुआ करता टाट, उनको ये बोला गया था कि ये अपने घर से लेके आएगा। तो ये चीज़ें सारी फॉलो करते हुए डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया पढ़ाई और जब पहली क्लास से लेके और 12वीं तक वो फर्स्ट डिवीजन से पास होते रहे तो अंग्रेज ने देखा कि ये तो विलक्षण बुद्धि का लड़का है। तो 1907 में उन्होंने 12th पास की। अब उनके दिमाग में एक चीज आ गई कि मैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता हूं। 1907 में 12th की, उसके बाद में 2012 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से BA पास किया
और बीए पास करने के बाद उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि मेरे पास आर्थिक तंगी है, मैं विदेश में कैसे पढ़ूं, क्योंकि हमारे पास तो था ही नहीं कुछ भी। बड़ौदा के महाराज को यह बात पता लगी कि एक विलक्षण बुद्धि का लड़का है, विलक्षण, और अभी तक जितनी भी क्लास से पास की है, फर्स्ट डिवीजन से पास की है। तो उसने उसको बुलाया कि मैं आपकी पढ़ाई का खर्च हर महीने 25 रुपये छात्रवृत्ति आपको दूंगा, लेकिन आपने पढ़ाई पूरी करने के बाद 10 साल बड़ौदा रियासत को देने पड़ेंगे। आपने अपनी पढ़ाई के 10 साल पूरे करने के बाद में यहाँ पे मुझे संभालना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने ये बात मान ली, मुझ बच्चे मानूंगा मैं। 1912 में 12th करके 1913 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए और पीएचडी के लिए 2 डिग्रियां उन्होंने साथ में ज्वाइन किया। तो साथियों 1915 में उन्होंने दोनों डिग्री हासिल कर ली। 1916 में वो लंदन चले गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के लिए। और 1916 में जब उन्होंने एडमिशन वहाँ लिया, इसके बाद वो पढ़ाई करके जब हिंदुस्तान लौटे तो यहाँ की व्यवस्था उनको पता ही थी कि क्या हमारे साथ हो रहा है। साथियों, जब इस देश में अंग्रेजों ने एक बात तय की कि हम इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, तो इस देश को संभालोगे तुम कैसे? तो ये देश संविधान से चलता है। तो संविधान लिखने के लिए एक कमेटी तय की गई, जिस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया। और वो नियुक्ति ऐसे ही हासिल नहीं की उन्होंने, किसी पार्टी के लीडर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस पार्टी के लीडर ने यह कह दिया था कि पार्लियामेंट के दरवाजे नहीं, मैंने खिड़कियां तक बंद कर दी है कि अंबेडकर कैसे यहां पहुंच जाएगा मैं देखूंगा। तो साथियों, आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज डॉक्टर साहब का जो जन्म जयंती समारोह है, मैं एक पार्टी का जिला महामंत्री हूँ। मुझे इस पार्टी से इस दिल्ली में अनेकों जगह मुझे ये प्रोग्राम रखे गए कि आप वक्ता के रूप में जाओगे। मैंने सबको मना कर दिया कि मैं सबसे पहले अपने गृह स्थान पे ये वक्तव्य रखूंगा, क्योंकि जब तक मेरे घर वालों को पता नहीं होगा तो मैं बाहर देकर इसकी कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं आज आपके सामने जो बातें रख रहा हूँ, ये बिल्कुल आप किताबों में पढ़ना। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के जाने के लिए तैयार हुए तो संविधान लिखने की जो जिम्मेदारी डॉक्टर साहब ने हासिल की, वो अपने दिमाग से, अपने बलबूते से हासिल की। साथियों, बंगाल विधान परिषद से उन्होंने निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी अपने आप को घोषित किया कि मुझे ये जिम्मेदारी दी जाए। तो साथियों, उस टाइम पूरा पंजाब, पूरा विभाजन नहीं हुआ था देश का, तो दबा कुचला दलित समाज, मजदूर समाज, माताएं, बहनें, सब ने जाकर उनका समर्थन किया। और वह आप सभी के समर्थन से बंगाल विधान परिषद से जीत के, जो फर्स्ट निर्दलीय उम्मीदवार, वो जीत के तब उन्होंने ये हासिल किया था कि मेरी जिम्मेदारी है ये। साथियों, जब वो संविधान लिखने की उनकी जिम्मेदारी आई, भारत आजाद हुआ, हम सभी को पता है इस देश में आम चुनाव, फर्स्ट इलेक्शन 1952 में हुआ था और सरकार उससे पहले ही बन गई थी। तो वो सरकार निर्वाचित सरकार नहीं थी, वो सरकार बनी थी पार्टी के परिषदों के लोगों को एकत्रित करके उनको देख के। तो बाबा साहिब ने जो कानून मंत्री, विधि मंत्री, जो हिंदुस्तान के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर जी, उन्होंने जो ये मुकाम हासिल किया तो अपनी बुद्धि के दम पे हासिल किया, किसी के रहमो करम से नहीं हुआ। न तो उस दौरान में हमें तो नजदीक बैठने का ही अधिकार नहीं था। साथियों, जब ये संविधान लिखा गया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, तो संविधान लिखा गया
तो देश में 565 रियासतें थी। तो अंग्रेज जब देश को छोड़कर गए तो ये बोला कि ये 565 रियासतें हैं, ये 2 देश बनेंगे। आपने उन रियासतों को ये घोषणा करनी कि कौन किस देश में जाकर शामिल होगा। तो हिंदुस्तान के जो आज हम हिंदुस्तान को देखते हैं, भारत को देखते हैं, इसके अंदर 565 रियासतें थी। 564 रियासतों ने एक ड्राफ्ट पे साइन कर दिया बगैर शर्त के। एक रियासत थी जिसने अपने शर्तों के साथ यह ड्राफ्ट तैयार किया, और वो कौन सी रियासत थी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो ड्राफ्ट तैयार करके ले गया, उस ड्राफ्ट की जो शर्तें थी उनको कौन ले गया? शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला उस ड्राफ्ट को लेके आए, और किसके पास लेके आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, कि ये हमारी शर्तें हैं। पंडित जवाहरलाल ने बोला कि मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता, इस पे कुछ भी संशोधन हो सकता है, कुछ को ऐड करना है, नहीं करना है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो साथियों, वो लेके क्या आए थे, इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कश्मीर को एक अलग दर्जे की मांग रखी। हम सबको पता है कि हर स्टेट की विधानसभा का समय कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन वो क्या लेके आए थे कि कश्मीर की विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा, और कश्मीर की जो विधानसभा का झंडा भी अलग होगा। और एक चीज और थी जो जाके 2019 में टूटी। वो क्या चीज थी? वो चीज थी धारा 370(35)A। उसमें एक चीज लिखी थी कि अगर कोई कश्मीर की लड़की से कोई हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र का लड़का शादी करेगा तो कश्मीर की लड़की को अपनी नागरिकता खोनी पड़ेगी। और दूसरी इसी कड़ी में क्या था कि कश्मीर की वो लड़की अगर रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद किसी भी पाकिस्तान के शहर के लड़के से शादी करेगी तो पाकिस्तान के उस लड़के को हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। तो कैसा अजीब काम था। तो साथियों, इसमें मैं आगे विस्तार से बताऊंगा आपको। तो इस बिल को उन्होंने दरकिनार कर दिया कि मैं हिंदुस्तान की कमर में छुरा नहीं घोंप सकता। जब 564 रियासतों ने बगैर किसी शर्त के समर्थन दिया है तो आपको हम ये कैसे दे दें? तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। लास्ट में डॉक्टर भीमराव की अनुपस्थिति में के.एम. मुंशी जवाहरलाल ने वो ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने रखा और उनकी अनुपस्थिति में वो पास करवा दिया, जो लागू होगी। जब कमेटी के सामने ये चीजें आई और डॉक्टर भीमराव के सामने ये चीजें आई तो उन्होंने एक बात देखी कि ये जो चीजें रखी गई हैं उन्हें अपनी जगह से अपनी बात को रख के एक बात उसके अंदर ऐड करवा दी कि ये जो बिल, ये जो शर्त, ये जो कानून 370(35)A ये परमानेंट नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उसमें एक चीज लिखवा दी गई कि ये अस्थायी है, टेम्परेरी है। अगर वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस चीज को नहीं लिखवाते उस टाइम तो कोई माई का लाल नहीं था 370 और 35 को हटा देता। आज की यही बात है, आपको देखा होगा, सुना भी होगा। अभी जो सरकार चल रही है उसने इस बात को खुले दिल से बोला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चीज नहीं लिखते थे तो हमारी कोई ताकत नहीं थी 370 को हटाने। तो साथियों, सही है, फिरोज खानदार उनको जब 1952 में हिंदुस्तान का पहला चुनाव हुआ तो आपको जानकारी के लिए मैं ये याद दिला दूं कि उत्तरी बॉम्बे से उन्होंने नामांकन पत्र भरा। तो मैं आप सभी, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, क्योंकि मेरे बुजुर्गों को पता होगा तब हमें पता लगेगा। मैं आप सभी से एक बात पूछता हूं लेकिन मैं अपने मन से उसका जवाब भी दूंगा। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय पे मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि उन्होंने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था।
उन्होंने पार्टी बनाई थी, इसका मैं उत्तर देता हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी उन्होंने बनाई, लेकिन वो जब संविधान लिख रहे थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे, तो इस पार्टी का वो विस्तार नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा। और साथियों, जब ये सारा सिस्टम चल रहा था तो उनका एक पीए हुआ करता था जिनका नाम था नारायण कोजरोलकर। अब उत्तरी बॉम्बे से डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की। देखिए भाई, कौन है जिसको हम बहुत लंबे समय से जानते हैं, उस पार्टी ने उनके पीए को अपना उम्मीदवार बना दिया। तो क्या ये अच्छी चीज़ है? जिस पार्टी ने उनके पीए को उम्मीदवार बनाया, तो साथियों एक बात और बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, डॉक्टर साहब को उस पीए ने हरा दिया। और कितनी वोटों से हरा दिया? 15,000 वोटों से। उस पीए ने हरा दिया 15,000 वोटों से। लेकिन उस पार्टी ने क्या किया डॉक्टर साहब के लिए कि जितनी मत पड़ी थी, उन मतों का 74,000 मत जो डॉक्टर साहब को मिली थी, वो बोगस घोषित करके कैंसिल कर दिया। अगर वो 74,000 वोट बोगस घोषित नहीं होते। फर्स्ट नंबर पे है महू का वो स्थान जहाँ पे इनका जन्म हुआ। सेकंड पंचतीर्थ कौन सा है? लंदन में वो मकान जिसमें ये रह के इन्होंने पढ़ाई की। थर्ड पंचतीर्थ कौन सा है? जहाँ पे इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, नागपुर में। और फोर्थ पंचतीर्थ कौन सा है? दिल्ली का 26 अलीपुर रोड। ये तो दिल्ली में है। हमारी सबकी कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को ले जाके वहाँ उसको दिखाएं, उसके बारे में लिखा हुआ है सारी चीज़ें। और पांचवा पंचतीर्थ कौन सा है? बॉम्बे की चैत्य भूमि, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ। साथियों, एक विषय और बताता हूं मैं आपके सामने। डॉक्टर साहब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब अध्ययन कर रहे थे, तो वो वहां से 2 डिग्रियां लेके निकले। अब आप सब जानते होंगे, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी का कार्यकाल 2 बार हुआ। तो उसी दौरान, उसी कालखंड में, उसी समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 वर्ष पूरे हुए। तो बराक ओबामा राष्ट्रपति ने एक चीज देखी कि यार इस 300 साल के पीरियड में इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है। तो इस कालखंड में, 300 वर्ष के कालखंड में, बहुत से राष्ट्रपति बने अमेरिका के, बहुत साइंटिस्ट बने, बहुत प्रोफेसर बने, जिन्होंने अमेरिका की सेवा की, दुनिया की सेवा की। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई, एक कमेटी बनी, एक जूरी तय की गई। और साथियों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पे ही सिंबल ऑफ नॉलेज और इनकी प्रतिमा लगी हुई है। आज का जो दिवस है, आज का दिवस इस हिंदुस्तान में ज्ञान के रूप में भी मनाया जा रहा है, ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साथियों, एक विषय सबसे गंभीर है जो आज तक हम भी देख रहे हैं, और मुझे जो चीज़ें पता लगती है मैं कोशिश करता हूं कि हमारे बच्चों को वो फॉलो ना करनी पड़े, इसलिए मैंने सारे वक्तव्य आपके सामने रखे। एक तरफ विश्व इनको विश्व का नेता मानता है, इनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। एक समय में जब इस टाइम ये कानून मंत्री बने थे, उस टाइम इनके बराबर हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। हिंदुस्तान में इनके बराबर कोई पढ़ा लिखा नहीं था, दलित जाति के होते हुए। तो साथियों, आज तो सारी चीजें हमारे हाथ में है। मेरा मानना ये है कि आज अगर हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे ना, या आज जैसे एक छोटी सी एक लघु विषय मैंने इनके विषय पर रखा, अगर किसी को उन चीज़ों में शंका हो तो किताबों में पढ़ना, प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। और इन बच्चों को भी मोटिवेट होगा। मैंने अभी एक बच्ची को एक छोटी स्पीच उसने दी, इसी बच्ची से मैंने पिछले साल भी स्पीच दिलवाई थी। इससे क्या होगा कि ये बच्ची जिस दिन बड़ी होगी ना, ये अपने बच्चों को भी ये बताएगी, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये बच्ची आगे चल के इस समाज के नाम रोशन करेगी। तो मेरा मानना ये है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि हमें लगता नहीं है जब ये उस दौरान में पढ़ गए जब हमें कोई नज़दीक बैठने हो गया था, तो आज तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता नहीं है कि आज किसी के बच्चे को स्कूल से भगा के ये कहा जाता हो कि तू दलित का बच्चा भाग यहाँ से, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे जाते ही नहीं हैं। तो ये जिम्मेदारी तो हमारी सबकी है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो पंचतीर्थ हैं, इन पे हमें जाना चाहिए। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, देश में सरकारें आती गई चलती गई। 1970 में पार्टी ने इनके जो पीए नारायण कजरोलकर जी को 1970 में पद्म विभूषण दे दिया। पद्म विभूषण दे दिया, इनको नहीं दिया। इनको कब मिला? इनके मरने के बाद 1990 में। सरकार किसकी थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की। वीपी सिंह की सरकार ने इनको भारत रत्न दिया। और इनके पीए को कब दे दिया? 1970 में। तो मुझे ये लगता है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हमारे वोट को लेकर यूज़ करते रहे, लेकिन हमारा उद्धान उन्होंने सही ढंग से किया नहीं। मैं किसी भी पार्टी का, मैं इस विषय पे घंटों नहीं, मैं पूरा दिन भी बोल सकता हूँ। मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें उठा के आपके सामने रखी हैं, वो भी इसलिए रखी है कि आपको भी ये पता हो। आज हम बच्चे पढ़ते हैं, आज हम घर में जो बोलते हैं ना, वो बच्चे सीखते हैं। और कल को ये चीज़ें जो मैंने बताई है ना, आपको ये चीज़ें देखोगे, बताओगे, तो ये कुछ ना कुछ इनको और मोटिवेशन होगा। आपने मुझे सुना, उनसे बोला कि मैं तुम्हें आज एक क्वेश्चन करता हूँ और तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ कि तुम इस 1 साल के बाद मुझे इसका जवाब देना। मैं 3 दिन से उन लोगों को ये बोल रहा हूँ कि तुम प्रोग्राम करोगे, एक पुष्पांजलि का प्रोग्राम करोगे। उन्होंने सोचा ये पुष्पांजलि के प्रोग्राम करने के विषय पे ये उस क्वेश्चन का जवाब मांगेगा, उन्होंने वो प्रोग्राम ही नहीं किया। कितनी घटिया सोच। और मैंने क्वेश्चन क्या किया था कि सिंबल ऑफ नॉलेज जो लिखा हुआ है, ये बुक है, इस बुक की फुल फॉर्म क्या है? ये जो किताब है, इस किताब की फुल फॉर्म क्या है? वो उस टाइम तो सोच के चले गए, लेकिन ये देखो 1 साल का पीरियड मैंने उनको दिया कि तुम उसको पढ़ के आओगे ना, तो तुम, ये बहुत लंबा विषय नहीं है, ये 5 सेकंड का विषय है कि ये क्या है। लेकिन जो आदमी 1 साल तक उस एक क्वेश्चन को नहीं कर पाया, तो मैं उससे क्या उम्मीद कर सकता हूँ उन बच्चों को? मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने 92 में ग्रेजुएशन की थी अर्थशास्त्र से, और मैं चाहता था कि मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था, लेकिन मैंने नहीं की। आज मैं किसी पुलिस स्टेशन में होता, डीएसपी होता, लेकिन मैं लिखा हुआ था कुछ और। मेरा जाफरपुर गांव की जमीन काटनी थी। इसके बाद में बाबा साहब के चरित्र पर उनके पिताजी का बहुत बड़ा प्रभाव था। पिताजी के दिए गए बहुमूल्य शौक और खौफ ने बाबा साहब के जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रामजी सतपाल ने बेटे भीम की अपने अंतिम समय में अपने पुत्र भीम की पीठ थपथपाई और कहा कि बेटा, अब जीवन की आगे की लड़ाई तुम्हें अपने आप लड़नी है, अकेले लड़नी है। इस तरह से वो भी बाबा साहब को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। इस तरह हम कह सकते हैं कि बाबा साहब के जीवन के जो सबसे मजबूत पिलर थे, थाम जिनको बोलते हैं, वो समाप्त हो गए थे। और इनके जीवन में चौथे पिलर के रूप में इनकी पत्नी इनके साथ आई। उन्होंने इनके जीवन में बहुत बड़ा ही बाबा साहब का बहुत अधिक ख्याल रखती थी।
ये बातें तो बाबा साहब के जीवन की आज यूं ही चलती रहेंगी। अभी मैं आप सबके बीच में भाई राकेश को आमंत्रित करता हूँ, कृपया वो यहाँ आकर अपने विचार व्यक्त करें। राकेश कहते थे, इस तरह सोचते हुए कार्य करते हुए सन 1916 तक बाबा साहब ने ढूंढ कर किताबें पढ़कर लगभग 2000 ग्रंथ इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन रमाबाई ने बाबा साहब की स्टडी में जीवन के हर मोड़ पर हर संघर्ष में साथ दिया, हौसला भी बढ़ाया और 27 मई 1935 को वो भी बाबा साहब को अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। इस तरह से बाबा साहब के जीवन के चारों पिलर जो थे वो समाप्त हो गए थे। इसके बाद बाबा साहब ने अपने जीवन की जो लड़ाई थी वो स्वयं ही लड़ी। अभी मैं आपके सामने राजपाल भाई को आमंत्रित करता हूं, कृपया वो यहाँ आकर अपने विचार व्यक्त करें। राजपाल जी। महानुभाव बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं और अनिल भाई साहब ने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बताई, उनके जीवन को लेके काफ़ी अच्छी बातें बताई, जो शायद हमारे काफ़ी जो अभी युवा हैं और शिक्षित हैं शायद वो भी इन सब चीज़ों को नहीं जानते होंगे। सबसे हमारा पहला काम है कि हम इनके जीवन से प्रेरणा कैसे ले सकते हैं। प्रेरणा तब लेंगे जब उनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे या उनको जानने की कोशिश करेंगे। हमने आज तक जब भी कोशिश की है तो वो एक स्कूली ज्ञान जो हमने किया और अपने जितना हो सका अपने जीवन में सफल होने की कोशिश की। बट जब अपने समाज के बारे में हम सोचते हैं, शायद हमने तो वो चीज़ कभी झेली ही नहीं है जो ये पुराने समय में अपने साथ झेल के चले गए। बाबा साहब ने कहा था कि अछूत की जो बीमारी है वो दास, जो पहले गुलाम होते थे दास थे, उनसे भी ज़्यादा भयंकर है। तो जैसे अभी बाबा साहब ने अपने संविधान जब बनाया तो हमारे बारे में बहुत सोचा, बहुत कुछ किया और बहुत सारी उन्होंने अपनी जो शिक्षाएं जो हम लोगों को दी हैं, शायद हम उनसे थोड़ा सा पिछड़ते जा रहे हैं। तो आपसे एक अनुरोध है कि जैसे अपने बच्चों को एक वो शिक्षा ज़रूर दिलाएं और उनको कामयाब होने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको शिक्षित करें, वो स्वयं कामयाब हो जाएंगे और अपने समाज के लिए वो तभी सोचेंगे जब उनके अंदर वो भाव जागृत होगा। वो भाव तभी जागृत होगा जब हम उनको अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। मैं आप सबसे जो बाबा साहब की जो शिक्षा थी उसमें से एक यही बता रहा हूँ कि चाहे 2 रोटी कम खा लो पर अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे ताकि वो समाज का आगे जाके मार्गदर्शक करे। और बाबा साहब ने जैसे महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं, शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा विचारक या समाज से भी नहीं हुआ है जो उनकी बराबरी कर सके। आज महिलाओं को जो नौकरियां मिल रही हैं, मैटरनिटी लीव मिल रही है, उनके जनक कौन है? हमारे बाबा साहब हैं। अगर ये ना होते तो शायद हम भी ना होते, ये थे तो हम हैं। तो आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और जो अनिल भाई साहब ने बताई हैं और हमारे मास्टर जी बता रहे हैं, तो उनके जीवन की जो झलकियाँ आपको बता रहे हैं तो वो अपने स्मृति में संजो के रखें और अपने बच्चों को उनके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं। अन्यथा फिर ऐसे मतलब अगर हम हर साल सिर्फ जयंती ही मनाएंगे तो सिर्फ जयंती ही मनाते रह जाएंगे, उनकी शिक्षा पे कोई विचार नहीं होगा। उनको याद करने का जो मुख्य कारण है उनकी शिक्षाएं हैं। संगठित रहें, शिक्षित रहें और संघर्ष करें। हमारे जीवन में सब चीज़ें एकदम से हमें परोस के नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम सब कोई जैसे इंग्लिश में कहते हैं बॉर्न विद सिल्वर स्पून, तो हम कोई चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, तब जाके ही हमें इस समाज में कहीं कोई अच्छी पोजीशन मिल पाएगी। धन्यवाद। बाबा साहब की धर्मपत्नी रमाबाई जी का देहांत हुआ। उस समय तक बाबा साहब ने इस देश की स्त्रियों के लिए एक छत्र छाया तैयार कर दी थी और उन्होंने विशेष तौर पर दलित, अछूत, गरीब
अपने आप को असुरक्षित महसूस करने वाले लोगों के लिए भी बहुत बड़ा योगदान तैयार कर दिया। अभी मैं आपके सामने मास्टर राकेश कश्यप जी जो शिकारपुर गांव से यहाँ पधारे हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें और हम सबको एक नई राह दिखाए। सम्मानित मंच और इस जाफरपुर गांव की इस चौपाल में सभी बहुजन साथियों, चिंतकों और बुद्धिजीवियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सर्वप्रथम आप सबको मैं इस गांव के जितने भी बहुजन साथी हैं और आयोजक कमेटी के जो भी सदस्य हैं या इस आयोजन में जिनका भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये एक अच्छी पहल जो करी है, उनको मैं हार्दिक साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक आग्रह करूँगा कि यहाँ एक दीपक की व्यवस्था करी गई है और शायद ये प्रोग्राम 1 घंटे से चल रहा होगा जैसा मेरा अनुमान है। तो अगर ये दीपक है तो इसको दीपक को जला लिया जाए तो मेरा ख्याल रहेगा वो ठीक रहेगा। उसका एक रीजन चलो ठीक है, बढ़िया बात है। अगर आपके पास उसका एक तर्क है और कारण है तो फिर बात ही नहीं। तो देखिए, हम सब बहुत लकी हैं। मैं बिना किसी ज़्यादा भूमिका बांधे आगे बात करता हूँ कि बहुजन समाज में जन्मे हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हम भारत भूमि में पैदा हुए, जहाँ पे हमारे पूर्वज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले और बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुष कबीर साहब, रैदास साहब और उन्होंने जन्म लिया और हमारी बेहतरी के लिए, बेहतर जीवन के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया। देखो, बाबा साहब के साथ इस देश में बड़ी दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ। उनके साथ तो हुआ ही हुआ और उनके बाद भी हुआ, है ना। इस भारत में व्यवस्था ने, इस भारतीय जो वीटो पावर जो यूएनओ में सबसे शक्तिशाली फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, वहाँ मनाई जा रही है। लेकिन भारत में केवल और केवल बहुजन लोग मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब को केवल और केवल बहुजनों का उद्धारक बताया गया है। लेकिन ऐसा है नहीं, उनको सिर्फ 2 दर्जे में बांध दिया कि ये भारतीय संविधान के निर्माता थे और अछूतों के उद्धारक थे। ऐसा नहीं था। बाबा साहब ने केवल अछूतों के लिए इस भारत में काम नहीं करा। बाबा साहब ने भारत में जन्मे 90% लोगों के लिए काम करा। मैं कहता हूँ 95% लोगों के लिए काम करा। वो केवल SC, ST, OBC के लोग नहीं थे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं ज़्यादा ऊंची बात तो नहीं कर रहा ना। तो यहाँ पे जो भी महिला है, देखो महिला एक जाति है और सब घर में है, हमारे में भी है और ब्राह्मणों में भी है, दूसरी बिरादरियों में भी है। क्या बाबा साहब ने केवल अछूतों की महिलाओं के लिए काम करा? नहीं करा। बाबा साहब ने इस भारत भूमि पे जो भी महिला है उन सब के लिए काम करा। बाबा साहब ने, मैं कहता हूं, एक भाई, सगा भाई अपनी सरपंची क्या पंचायत की सीट को भी नहीं छोड़ेगा। भाइयों थोड़ा शांत प्लीज। मैं कह रहा हूं, एक पंच भी अपनी बहन की इज्जत के लिए या उसकी समस्या के लिए या उसकी अस्मिता के लिए एक पंच की सीट नहीं छोड़ेगा जिसका कोई वजूद नहीं है। बाबा साहब ने इस भारत में जन्मी महिलाओं की स्थिति के लिए उनके अधिकार जो उन्होंने संविधान में दर्ज करे थे, उन संविधान को जब संविधान सभा ने नहीं माना, हिंदू कोड बिल जिसमें सारे ही सारे अधिकार महिलाओं के लिए थे, चाहे वो मेरे घर की महिला है, चाहे वो किसी भी समाज की महिला है, जब संविधान सभा ने नहीं माना तो संविधान सभा से उन्होंने कानून मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट मंत्री की कुर्सी मेरी माता तुम्हारे लिए छोड़ी थी उन्होंने, क्योंकि वो जो हिंदू कोड बिल जो था, जो मसौदा था संविधान में, उन्होंने उसको जगह नहीं दी, लागू नहीं करा। उन्होंने कहा जब भारत की 50% आबादी के लिए तुम नहीं सोच रहे, जो सबसे दोयम दर्जे में रखी गई थी, तुम उनके लिए नहीं सोच रहे, तो सबसे ज्यादा काम बाबा साहब ने इस भारत में, बाबा साहब ने मजदूरों के लिए काम करा। वो मजदूर केवल हमारे समाज के SC, ST, OBC के थोड़े थे, मजदूर तो सबके थे। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, खेतों में काम करने वाले मजदूर,
मैटरनिटी लीव की, जैसा मेरा भाई बता के गया, आज़ादी से पहले 12 घंटे का काम वो नौकरी होती थी, तो 12 घंटे से 8 घंटे पे लेके आए। महिलाओं को समान वेतन दिलवाया। पहले ये था कि महिला 8 घंटे वो काम कर रही है, पुरुष भी 8 घंटे वो काम कर रहा है, दोनों के वेतन में फर्क था। लेकिन बाबा साहब ने तो क्या वो जो समान वेतन वाला जो कॉन्सेप्ट लागू हुआ, क्या वो बहुजनों पे ही हुआ? वो तो अगड़ों की महिलाओं को भी मिला। आज अगड़े समाज की महिला नौकरी करने जा रही है, 8 घंटे नौकरी करती है या पिछले की है, वो कोई भी महिला है। लेकिन महिलाएं बाबा साहब को सैल्यूट नहीं करती, वो तो बस जो दे के गए हैं तथाकथित जो दे के गए उनको सैल्यूट कर रही है। मैं कह रहा हूँ ये देश विकसित भारत बन सकता है अगर 50% आबादी ही तथागत ज्योतिबा फूले और बाबा साहब के आदर्श और उनके दिए हुए को पे बैक टू सोसाइटी करने लग जाए, उनके दिखाए रास्ते में चल जाए। जो उन्होंने खाया है, जो उन्होंने पाया है, उसका थैंक्स करना शुरू कर दे। क्योंकि जब वो बाबा साहब को थैंक्स करना शुरू करेगा ना, उनके दिमाग में वाय क्रिएट हो जाएगा। क्यों? तो मैं 2-4 पॉइंट लिख के लाया था, मैं उन्हीं पे बात करूंगा। पहला तो मैंने बोल ही दिया कि बाबा साहब को इस भारतीय व्यवस्था ने 2 दर्जे का रखा। बाबा साहब किसी एक पर्टिकुलर जाति, धर्म या बिरादरी या किसी भी और उपवर्ग के लिए काम नहीं किया। उन्होंने समग्र भारत के लिए काम करा। बाबा साहब ने हमें, देखो स्विट्जरलैंड में विकसित देश है, फ्रांस विकसित देश है। जब इंग्लैंड यहाँ राज कर रहा था, फ्रांस भी दूसरे देशों में राज कर रहा था, उपनिवेशवादी देश है। वहां पे महिलाओं को 1945 में वोट का अधिकार मिला और वहां की महिलाएं रोड पे आई। उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद करा। उन्होंने सरकार का नाक में नकेल डाली महिलाओं ने, तो अब उनको महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। मेरी माता, मेरी बहनों, तुम्हें तो ऐसे ही मिल गया, बाबा साहब ने दिलाया। वो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी और आप लोग रोज सुबह उठते ही और शाम को उठते ही थैंक्स किसी और को दे रहे। तो ये है दूसरा। 3 पॉइंट बच गए मेरे, मैं उन्हीं पे बात रखूंगा। संविधान में जो भी मिला है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे और आप लोगों को, वो संविधान से मिला है। ना तो महिलाओं को 2 दर्जे का रखा जाता था, जातीय आधार पे, लिंग आधार पे उनको उनके अधिकार अलग थे। पहले तो बाबा साहब ने भाग 1 में संविधान में भारत और भारत के राज्यों के बारे में, दूसरे में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता के अनुच्छेद है और भाग 3 में है मौलिक अधिकार संविधान में। और मौलिक अधिकारों में भी बाबा साहब ने सबसे पहले रखा समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बाबा साहब ने इंश्योर करा कि किसी भी महिला के साथ जातीय आधार पे भेदभाव ना हो, लिंग आधार पे भेदभाव ना हो, धर्म आधार पे भेदभाव ना हो। तो ये जो भी सोचता है कि मुझे किसी की ओर से मिला है, कहीं से मिला है, ये अपने मन में वहम निकाल देना। जो भी मेरे पास है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो भी आपके पास है, वो केवल और केवल संविधान के कारण मिला है। स्विट्जरलैंड में वोट का अधिकार 1971 में मिला महिलाओं को और फ्रांस में मिला 1945 में। विकसित देश है। हम 1947 में आज़ाद हुए, आज़ाद होते ही हमें वोट का अधिकार मिला, सबको मिला, गरीब को भी मिला, अमीर को भी मिला, गरीब की महिला को भी मिला, अमीर की महिला को भी मिला। लेकिन वो बाबा साहब के रहम करम पे मिला, ना कि हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद करा, सरकार का विरोध करा, उसके लिए संघर्ष करा। बाबा साहब कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। आज की सरकार ने शिक्षा का सत्यानाश कर दिया। शिक्षा वो है जो आपके दिमाग में वाय क्रिएट करे। क्यों? शिक्षा है क्या? शिक्षा वो है जो बुद्धि को, शिक्षा वो है जो स्कूल में जा रहे ना। कल मैं एक जाट समाज की व्यक्ति VCA के साथ खड़ा था, उसने बहुत बढ़िया बात कह दी। बात में बोला, मास्टर जी ये सरकार है ना, यहाँ की जनता को साक्षर बनानी है, शिक्षित नहीं बनानी। केवल आप साइन कर सको, आप लिखे को पढ़ सको, आपके जहन में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये 4 सवाल पैदा ना हो, क्योंकि ये सवाल पैदा होंगे तो आप सच्चाई को जानोगे। तो ऐसा माइंडसेट वो क्रिएट नहीं कर रहे। शिक्षा वही है जो बुद्धि को सत्यता की ओर ले जाए और भावनाओं को इंसानियत की ओर ले जाए। वही पढ़ाई सच्ची शिक्षा है। यहाँ पे केवल और केवल साक्षर बनाया जा रहा है। यहाँ आदमी को सत्य जानने के लिए, हमारे बच्चों को सत्य जानने के लिए आतुर नहीं किया जा रहा। यहाँ पे धर्म की अफीम चढ़ाई जा रही है।
उनको अंधभक्त बनाया जा रहा है। इस भारत में अगर ऐसा ही चलता रहा कभी भी राइट प्रदर्शन नहीं होंगे। ऐसा साइंटिस्ट कोई पैदा नहीं होगा कि जो वो कोई नई खोज करे, कोई बल्ब की खोज कर दे, कोई मैडम क्यूरी की तरह रेडियम की खोज कर दे, हवाई जहाज की खोज कर दे, मलेरिया की दवाई की खोज कर दे, चेचक के टीके की खोज कर दे, या और बहुत सारी भयानक भयानक बीमारियां अभी भी हैं। ऐसा कोई पैदा ही नहीं उसका, क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था ठप कर रखी है। और जो देश को चलाने वाले लोग हैं, किसी एक मंत्री, किसी एक विधायक का बच्चा, आप देख लेना सर्च करके, उनके बच्चे LLM भी जाके कोलंबिया से कर रहे हैं। वे कह रहे हैं यहाँ संस्कृत पढ़ो हमारे बच्चों को। तो बच्चे आपके हैं, सरकार के नहीं है। बच्चे आप लोगों ने पैदा करे हैं, आप लोगों ने सरकार से सवाल करना पड़ेगा। उसके भविष्य के, उनका भविष्य की जिम्मेदारी आपकी है। उन्होंने जिम्मेदारी ले ली 2.5 किलो अनाज की। वो 2.5 किलो अनाज जब चाहो आप ले लो, पढ़ाई मत मांगो उनसे, अच्छी शिक्षा मत मांगो। वे चाहते हैं आप वोट दो, 2.5 किलो अनाज लो। आप अपने बच्चों के भविष्य के, उज्जवल भविष्य के लिए अपने लिए मूलभूत सुविधाएं ना मांगो। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, एक और बात, मैं एक प्रोफेसर के साथ बैठा था, किसी जानने वाले का फोन आया, उस बात लास्ट पॉइंट है बोल के खत्म करता हूं। शिक्षा खत्म कर दी सरकारों ने, इस सरकार ने भी, पूर्व की सरकारों ने। तो उस प्रोफेसर साहब के पास फोन आया कि मेरे बच्चे का अपने कॉलेज में एडमिशन करवा दो, BA में। तो वो बोले BA करवा के क्या करवाओगे? BA करवा के आज हमारे बच्चे स्विगी में 8,000 रुपए का डिलीवरी बॉय बन रहे हैं, ब्लिंकिट में नौकरी कर रहे हैं। तो आपने अपने बच्चों के दिमाग में वाई, क्या, क्यों, कब, कैसे हमें अफसर बनना है, कैसे हमें अच्छी शिक्षा पानी है, क्यों, किसके लिए और कहां से, ये आपको भी सोचना पड़ेगा और उनको भी सोचना पड़ेगा। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अगर BA करवा ली तो क्या करवा लोगे? क्योंकि उनके समय में अवसर थे BA करने के बाद। तो आप अपने बच्चों को, जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की नहीं। सरकार ने जिम्मेदारी ले ली 2.5 किलो अनाज की, वो कब चाहो कब ले लो। तो उनको आज ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ाना है, उनको टेक्निकल डिग्री करानी है, उनको प्रोफेशनल डिग्री करवानी है। मैं एक अपने ऐसे साथी को भी जानता हूं जिसने 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक करी। आज से 12 साल पहले मैंने उसकी तनख्वाह नहीं जानी। मैं आपके लिए बता रहा हूं, बड़ाई नहीं मार रहा हूं अपने साथी की। उसने मुझे बात में बोला, भाई मास्टर मगा, अभी मेरे पास IIT के 3 इंजीनियर आए हैं। IIT देश का सबसे उच्च संस्थान है। इंजीनियर आए, IIT BTech, वो पॉलिटेक्निक करे हुए बच्चे के नीचे ट्रेनी रहेंगे। तो मैंने इस बात से उस अपने भाई का अंदाजा लगाया कि ये कितनी तनख्वाह पाता है। मैंने पूछा नहीं, पूछना गलत होता है किसी भी तनख्वाह। तो मैंने अंदाजा लगाया, जब वो IIT वाला अगर 15 लाख का पैकेज लेकर आया है और इसके नीचे ट्रेनिंग कर रहा है, 1 साल अप्रेंटिस करेगा, ट्रेनिंग करेगा, तो डेफिनेटली इसकी तनख्वाह 25 लाख रुपए, 24 लाख रुपए, 20 लाख रुपए होगी। तो आपने अपने बच्चों को ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ानी है, आपने उनको प्रोफेशनल डिग्री करानी है, आपने उनको टेक्निकल डिग्री करानी है, आपने उनको CA CS करवाना है, आपने उनको भी अपनी बेहतरी, अपने बच्चों की बेहतरी, अपने समाज की बेहतरी पे जो लगता है ना कि जो ये अडानी के लिए सोच रहा है, ये अंबानी के लिए सोच रहा है, या उस 5% आबादी के लिए सोच रहा है जो इस देश पे सभी संसाधनों पे कब्जा करके बैठी है, या वो हमारे लिए सोच रहा है। आप सोचो 10 रुपए खर्चते हुए कि मैं किसको दे रहा हूं, मैं किसको दे रहा हूं, और क्या ये मेरे बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगा। अपने जहन में भी वाई क्यों क्रिएट करो। अंत में एक पंक्ति बोलते हुए मैं बात को खत्म करता हूं कि रुतबा मेरे को तेरे संविधान से मिला है। मैंने पहले ही कहा है, जो भी हमको मिला है आपको मिला है, इस भारत भूमि में जिसको भी मिला है। आज देश का प्रधानमंत्री बन पाया, वो देश के संविधान की देन है। अगर यहाँ देश लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र ना होता, लोकतंत्र व्यवस्था ना होती और भारत का संविधान ना होता, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। तो रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर, तो मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। जी से आग्रह करूंगा और स्वयं भी प्रयास करूंगा कि इन बातों को अपने जहन में, अपने विचारों में, अपनी कोशिशों में उतारने का प्रयास करूं। धन्यवाद भाई राकेश जी।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी माता से स्वाभिमान, बुआ से प्यार, पिता से अनुशासन, त्याग और बलिदान एवं पत्नी रमाबाई से धैर्य और संयम का पाठ बड़े ही प्रेम से पढ़ा और उसको अपने जीवन में उतारा। इसी स्वाभिमान, प्यार, अनुशासन, त्याग एवं बलिदान, संयम को आत्मसात करके बाबा साहब ने अपने शेष बचे जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना किया। त्याग और बलिदान का रास्ता अपनाकर भारत देश में सदियों से समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी भयंकर बीमारी को जड़ से उखाड़ने की पहल की और उस पर अमल भी किया। इसी दौरान बाबा साहब ने भारत के संविधान को भी रचा और गुलामी की जंजीरों में जकड़े करोड़ों बेगुनाह दलितों, अछूतों, गरीबों की बेड़ियों को काट डाला और हमारे देश में हम जैसे अछूत, खैर आज में और उस समय में तो बहुत अंतर है। आज जो जीवन हम जी रहे हैं उसकी कल्पना उस समय में नहीं की जा सकती थी। उन्होंने हमारे सूखे ओठों की प्यास बुझाने के लिए पानी का झरना दिखा दिया। सिर्फ उनका काम दिखाने का था और उस झरने तक पहुंचने का काम हम सभी को अपनी कोशिशों से करना था। इसी के साथ ही मैं हम सब के बीच में मास्टर सरस, जो एक छोटा सा बच्चा है, उसको यहाँ आमंत्रित करता हूँ। कृपया उसकी हौसला अफजाई के लिए मास्टर सरस को। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास को बनाने वाले भीम थे। जय भीम। कोयला खुर्द से पधारे सुमित अंबेडकर जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया वो अपने विचार व्यक्त कर। चलो ठीक है, चलो मार देंगे वो है ना। रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा भाई साहब। और आगे बढ़ चढ़ कर समाज के लिए जो कार्य करें उसमें एक साथ इकट्ठे मजबूती के साथ दिखाई देंगे तो काम भी जल्दी होते हैं और एक समाज भी एक साथ इकट्ठा दिखाई देता है। भाई इतना है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब तो कृपया करके आप उनके प्रतिनिधि हैं तो कुछ हमारी मूलभूत समस्याएं हैं तो आपके माध्यम से अगर वो चीज़ें उनको ज्ञात हो जाए और उनका कुछ निवारण हो जाए तो हम सदा आपके आभारी रहेंगे। विशेष तौर पर मुझे लगता है कि जिस प्रांगण में हम खड़े हैं इसको ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको बिल्डिंग को एक अच्छी सुसज्जित बिल्डिंग तैयार करके, और मैं हमारी जो विधायक श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान जी है, ऐसी कर दिया जाए तो ये समाज में एक नई दिशा होगी। और कुछ और समस्याएं हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं जिले सिंह जी, वो आपके संज्ञान में कुछ बात रखेंगे तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाभी को ये बात ज़रूर बताएं। और विशेष तौर पर मेरा उनसे ज़रूर 1-2 दिन में मुलाकात होगी तो मैं ये बातें ज़रूर रखूँगा। और आज वो किसी कारण से यहाँ ना आ पाई क्योंकि प्रोग्राम बहुत है, आज बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है प्रदेश, दिल्ली प्रदेश में उनका प्रोग्राम। आप ये नानी का कोई और हो ना और तो वो साथ के साथ बता दो, साथ के साथ एस्टिमेट बनवा देंगे इनके से। बड़ी अच्छी बात है जी। गैस लाइन नहीं है, गैस लाइन विधायक श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान है जिनको इस इलाके में भाभी के नाम से ज़्यादा विख्यात है।
इन्होंने फौरन को फ़ोन किया तो उन्होंने ये बोला कि इसका अगले महीने एस्टीमेट में लगवाती हूँ और इसका कार्य स्टार्ट करते हैं। और एक विषय और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, ITI रोड पर जाफरपुर एक्सटेंशन के नाम से एक कॉलोनी है, वो जो गांव का ही विस्तार है। और जो गांव में सुविधा मिलती है, मुझे लगता है कि जो भी विस्तार की कॉलोनियाँ है वो सुविधा उनमें भी मिलनी चाहिए। विशेष तौर पर जैसे गांव में पाइपलाइन गैस की है, उस कॉलोनी में नहीं है, वो कोई अनऑथराइज कॉलोनी नहीं है, वो इस गांव का एक्सटेंशन है, मतलब इसका विस्तार किया गया है। तो जो सुविधा गांव में होती है वही उन चीज़ों पे होती है, क्योंकि वो गांव का 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वो प्लॉट मिले हुए हैं। तो आपसे अनुरोध है, और मैं भी विशेष तौर पर भाभी को बोलूँगा कि वो काम उसमें करें, और आप यहाँ आए उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार। और यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, आपसे अनुरोध है कि प्रसाद जरूर लेके जाएं भाई साहब। धन्यवाद। चलते रहो। हेलो ओए छोटे, ये बुके दे दिए भाई। ले ले भीतर दे, समझते देखा अमित चलते रहो चलते रहो चलते रहो, वीडियो बन रही है। बुके चाहिए। हाँ ना हुआ हो गया।